हेलो दोस्तों, कैसे हो। खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, बल्कि खुद को बदलो लक्ष्य पाने के लिए। आज अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारे लोग एक लाइन जरूर जानते हैं और उस लाइन का नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइडिंग जो बॉडी है उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। आज माइटोकॉन्ड्रिया को झांक के देखते हैं कि इसमें किस तरीके से एनर्जी बनती है, कौन सी प्रोसेस चलती है जिससे एक सेल को एनर्जी मिलती चली जाती है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया जैसा क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटी है? प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया को सिमिलर क्यों मान लिया जाता है? क्यों इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं? क्यों इसे सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं? एक एक करके जानेंगे, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को, यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ से समझने के लिए। आइएगा, विजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है। तो ऐसा देखा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिखता ही नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। इतना छोटा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहा है। फिर कैसे देखा गया? फिर अगर आपके पास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और आपको माइटोकॉन्ड्रिया सेल में देखना है तो स्टेनिंग करनी पड़ेगी, डाई डालनी पड़ेगी, कलर डालना पड़ेगा जिससे चमकता हुआ दिखेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करो, स्टेनिंग करके डाई डाल के उसको, तब पता लगेगा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कुछ बॉडी दिख रहा है। कंप्लीट स्टडी आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में किया गया। तो ये बोला गया है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितने हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि कोई फिक्स नहीं है, किसी भी सेल में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस सेल में इतने माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो सेल ज्यादा एक्टिव होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना ही ज्यादा मिलता है। जैसे आपकी मसल सेल, आपकी न्यूरॉन सेल, अगर आप एक्टिविटी ज्यादा दिखाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज खूब सारा करते हैं, आपकी मसल्स में पावर है, तो आपकी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल। एक्टिविटी कितनी करते हैं सेल से, उसके बेस पे अपन नंबर बता देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसे नंबर। तो नंबर कोई फिक्स नहीं है, वेरी करते हैं सेल टू सेल। उसके बाद में क्या इसकी शेप और साइज चेंज होती है क्या? तो शेप और साइज का कुछ डाटा दे रखा है एनसीईआरटी में, वहां से आप क्लियरली एनसीईआरटी का डाटा याद रखिएगा। उसका डायमीटर क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप दे रखा है। उसके बाद में बोलते हैं कि इसके बाद में ये सोसेज शेप भी कुछ ऐसा लिख रखा है, इसका जो शेप और साइज है क्या वो चेंज होता है? तो बोलते हैं हाँ ये वेरिएबल है, इसकी शेप और साइज क्या है, वेरिएबल है, चेंज करती है। और ये बैक्टीरिया जैसा होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलरिटी रखता है, ये प्लास्टिड जैसा होता है। इसे प्रोकैरियोटिक सेल जैसा क्यों बोला गया है? इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों बोला गया है? इसे सेल विद इन सेल क्यों बोला गया? एक एक करके आगे और बढ़ते हैं। और अब आगे अपन बढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जानते हैं कि कैसे दिखता है यार। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ मैंने इस तरीके से डिजाइन कर दिया है। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, इसमें मैंने ये बाहर एक लेयर बनाई है जो सेल मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अपन पढ़ के आए हैं उसके जैसा ही ये लेयर है, और ये लेयर भी उसके जैसा ही। तो ये फॉस्फोलिपिड, लिपिड की बाइलेयर होती है, तो लिपिड की बनी होती है ये भी, और ये भी लिपिड की बनी होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जैसा ही है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन माउंटेड सेल ऑर्गेनेल है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, दो मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन सिस्टम किस किस में होता है? टू मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस में, टू मेम्ब्रेन होता है प्लास्टिड में, टू मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा टू मेम्ब्रेन किसी पे भी नहीं होती है। तो बाइलेयर स्ट्रक्चर है। इसके बाद में बोला गया कि बाहर वाली जो लेयर है उसे अपन बोल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर, तो बोल देंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली लेयर है, इसे बोल देंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली जगह है, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसने क्या किया, इस पूरे एक कंपार्टमेंट, जैसे मान लेता हूं ये पूरा एक कंपार्टमेंट है, इसको मैं एक पूरा कंपार्टमेंट बोलता हूं, लेकिन एक मैंने ऐसे फोल्डिंग वाली लेयर बना दी जिससे ये लेयर ने क्या किया, इस कंपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसे अपन आउटर कंपार्टमेंट बोल देंगे, इसे अपन इनर कंपार्टमेंट बोल देंगे। इनर कंपार्टमेंट थोड़ा बड़ा होता है, आउटर कंपार्टमेंट जो ये जो दोनों लेयर के बीच में जो जगह है उसे अपन आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। इसका नाम अपन ने यहाँ पे रख दिया है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसे अपन बोला इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्या रोल है अभी बात करेंगे। उसके बाद में बोला कि ये जो इस इनर लेयर को मैंने ऐसे फोल्डिंग किया है, इस ये जो फोल्डिंग की जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आया है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम है सरफेस एरिया बढ़ाना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी ज्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे मिलेगा उतना ही ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को यहाँ पे क्रिस्टी बोल दिया गया है, जो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अच्छा, बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आपको
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन फोल्डिंग, ऐसे फोल्डिंग दिखे, चाहे वो कहीं पे भी दिखे, आप वहां पे सीधा सा कॉन्सेप्ट ये लगा देना कि वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। ओके, ये जो फोल्डिंग है इसे अपन क्रिस्टी बोल देंगे। क्रिस्टी पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स लगे हुए, कुछ सिस्टम लगे हुए, जैसे अपन एटीपी सिंथेटेज सिस्टम बोलते हैं। यहां से एटीपी बनता है, मैं आपको बताऊंगा भी कि एटीपी कैसे बनता है। देखो ये जो पार्टिकल है जो ये इस क्रिस्टी पे लगे होते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल क्रिस्टी पे लगे होते हैं। इस पूरे पार्टिकल का नाम है एटीपी सिंथेटेज सिस्टम। इसके ये बाहर वाला जो कंपार्टमेंट है और ये अंदर की तरफ है, ये इसके ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में नहीं है, आपको याद रखना ये मैट्रिक्स की ओर है। ये मैट्रिक्स है जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इसका मैट्रिक्स होता है। साइटोप्लाज्म वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते। इसका जो ये वाला सर वाला पार्ट है, ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, टेनिस का या फिर टेबल टेनिस का या फिर ये बैडमिंटन का जो रैकेट होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इसके इस हेड को बोलते हैं अपन F1 पार्टिकल और ये इसकी टेल को बोलते हैं अपन F0 पार्टिकल या फिर F0 पार्टिकल। इसे पूरे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज सिस्टम। इसके बाद में और क्या क्या मिलता है इसमें, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए मिलता है। और वो डीएनए कैसा मिलता है, वो डीएनए मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल जैसा। कैसा, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, सिंगल सर्कुलर में आपको ऐसे नहीं करना है कि इसमें डीएनए का एक ही स्ट्रैंड है, ऐसा एक स्ट्रैंड नहीं है डीएनए का। डीएनए के स्ट्रैंड तो दो है, डबल स्ट्रैंडेड ही है डीएनए तो, लेकिन एक ही डीएनए है और वो कैसा है, सर्कुलर है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी ऐसा ही होता है, जिसे अपन न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। समझ में आया, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है। इसके साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसमें क्या राइबोसोम भी होता है, हाँ इसमें खुद का राइबोसोम भी होता है। सेल यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में राइबोसोम एटीएस टाइप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम मिलता है उसका जो टाइप है वो है 7ts टाइप। पिछली क्लास में मैंने आपको राइबोसोम के बारे में अच्छे से समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख के आइएगा, आपको समझ में आएगा कि राइबोसोम 7ts और 8ts टाइप के कैसे बन जाते हैं। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपको बता दी। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे बनती है भाई। अब यहां से चलते हैं आगे। अपन ने खाना खाया, अपन ने खाना खाने के बाद में अपन ने क्या क्या खाया खाने में, अपन ने खाया है कार्बोहाइड्रेट, अपन ने खाया है प्रोटीन, अपन ने खाया लिपिड या फिर फैट। ऐसी बहुत सारी चीजें अपन ने खा ली। वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन और लिपिड फैट का ब्रेकडाउन। किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है एमिनो एसिड में, लिपिड फैट का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड और उसमें ग्लिसरॉल में। इस तरीके से ये डाइजेशन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के बाद में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद में अपन को मोनोमर जो यूनिट मिली है उससे बोलते हैं अपन ग्लूकोज। और सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन से वो एक सेल तक पहुंच रही है। तो मैंने ऐसे मान लिया कि ये एक सेल है, मान लेता हूं ये जो पार्ट है ये सेल है। इस सेल में क्या क्या हो रहा है, देखो आपकी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या आ गया, मैं बोलता हूं यहाँ पे ये जो चीज आई है ये सेल के साइटोप्लाज्म में आ गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आया, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है। साइटोप्लाज्म में क्या आ गया, सर्कुलेशन से ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज में कार्बन कितने, आपको सबको पता है भाई 6 कार्बन होते हैं। अब क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है भाई, ग्लाइको यानी होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब ये क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो लाइसिस वर्ड जहां पे भी यूज करें उसका मतलब ब्रेकडाउन ही होता है, टूट के बाहर निकलना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है जो अपन आगे वाले चैप्टर, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये 10 स्टेप रिएक्शन से फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ऐसे कार्बन कार्बन की ऐसी चेन होती है जिसमें 3 ही कार्बन बनते हैं। इसका मतलब 3 कार्बन की 2 चेन बन जाती है इसमें। एक ग्लूकोज के जब ब्रेकडाउन के बाद में ऐसे 3 कार्बन की 2 चेन बन जाती है और इसे अपन क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं, फिर पायरुविक एसिड बोलते हैं। अब पायरुविक एसिड यहां से चलता है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, ऑक्सीजन रिच है एनवायरमेंट, तो ये पायरुविक एसिड एक रिएक्शन चलती है जिसे अपन लिंक रिएक्शन बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में मिलता है और मैट्रिक्स तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहीं ना कहीं गलत बात है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए अपन मानेंगे सही है, मैट्रिक्स में ही होती है लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन जो है वो एक तरीके से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक प्रोसेस और चलती है, एक साइकिल चलता है जिसे अपन क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इस क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाली रिएक्शन चलती है जिसे अपन लिंक रिएक्शन बोलते हैं। इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है, एक एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल बनता है जिससे आगे जाके एटीपी बनेगा। अभी अपन समझेंगे, इसका नाम कहीं ना कहीं
NADH2 होता है, जिसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये NADH2 है और इसके साथ में कुछ CO2 निकल जाता है। अब ये कार्बन CO2 में कन्वर्ट होना चालू हो गया, अब यहां से CO2 बनना चालू हो गया और ये लिंक रिएक्शन के बाद में चलता है क्रेब्स साइकिल। मतलब जो भी मॉलिक्यूल यहां से बन के आगे फाइनल प्रोडक्ट जो आया है इस लिंक रिएक्शन का, वो इस क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है और क्रेब्स साइकिल घूमता रहता है, ये घूमता रहता है और ये कुछ एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे बना है वैसे मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते चले जाते हैं। और अब ये एनर्जी वाले एनर्जीफुल मॉलिक्यूल्स जो बन गए हैं उसमें एनर्जी खूब सारी है, लेकिन एनर्जी अभी ये यहां से एनर्जी सेल को मिलेगी नहीं, तो इससे एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। इसके लिए एक सिस्टम और होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इस मॉलिक्यूल का जब यहाँ पे एंट्री होता है, जब ये मॉलिक्यूल यहां से यहाँ पे जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऐसे जंप मारता है, इससे एक ATP प्रोडक्शन होता है, दोबारा से फिर जंप मारता है, फिर ATP बनता है, फिर जंप मारता है। तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन जंप मारता है तो ये एक्साइटेड स्टेट से जब नॉर्मल स्टेट में वापस आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता हुआ आता है और यहां कहीं क्या बन जाता है, ATP प्रोडक्शन हो जाता है, ATP बनता है और ये चेन में चलता है, ये चेन चलती है, इससे अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है तो ATP बनता चला जाता है। समझ गए बात? अब ATP रियल में कैसे बनता है, एक ATP सिस्टम यहाँ पे चलता है जैसे अपन एटीपेज यहाँ पे एंजाइम का यूज करके बनाते हैं। अब होता क्या है भाई, किस तरीके से ये ATP सिस्टम एक्टिव होता है, एक एक करके बात करते हैं। ये यही बनाया है मैंने जो यहाँ पे बना रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाया। अब होता क्या है, मैट्रिक्स में मैं बोलता हूँ यहाँ पे H2 है, मैट्रिक्स में पानी तो होगा ही भाई, मैट्रिक्स में जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म जैसा ही तो है। तो H2 यहाँ से जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम मतलब हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम। तो हाइड्रोलाइज किसका, H2 को ब्रेक डाउन करता है। तो H2 को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, H प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन बन गया और यहाँ पे OH माइनस आयन बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पंप लगे होते हैं, यहाँ पे इस इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे हाइड्रोजन पंप लगे हुए हैं ऐसे। तो हाइड्रोजन पंप से क्या होता है, ये हाइड्रोजन, ये जो प्रोटॉन है ये इस तरीके से पंप कर दिए जाते हैं। तो प्रोटॉन पंप या फिर हाइड्रोजन पंप बोल सकते हैं। इससे ये H प्लस है वो यहां से इस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पहुंच जाता है। अब पर ये यहां से वापस नहीं आ सकते, ये जो प्रोटॉन पंप है ये यहां से पंप करते जाते हैं H प्लस को। तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ जाता है। इस पूरे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में इतना H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना प्रेशर ग्रेडियंट बना दिया जाता है कि यहाँ के प्रेशर में और यहाँ के प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये प्रोटॉन प्रेशर डालने लग जाते हैं। अब प्रेशर डाल, कितना प्रेशर डाले, यहाँ से डायरेक्टली H प्लस वापस नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, अब ये H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब क्या होता है, बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन क्या करेगा, H प्लस का यहाँ की धक्का मारते हुए चला जाएगा और धक्का मारते जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम बना रखा है, ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर लगा रही है, ये बोलती है आजा मेरे पास में आजा, इस H प्लस को बोलती है आजा मैं अंदर भेजता हूं तेरे को। तो ये जैसे ही इसको रास्ता प्रोवाइड करता है, ये जो सिस्टम है ये इससे रास्ता प्रोवाइड करता है किसको, H प्लस को। तो H प्लस क्या करता है, यहां से ऐसे निकल के अंदर आता है। इस तरीके से जैसे ही H प्लस इसमें से अंदर आता है वैसे ही क्या होता है, वैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसको मिलती है यहां से एनर्जी, और एनर्जी मिलती है तो क्या होता है रिएक्शन, और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसे अपन बोलते हैं एटीपेज, एटीपी सिंथेसिस करने वाला एंजाइम यहाँ पे मिलता है। और वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसे अपन बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पे इस मीडियम से फॉस्फेट ग्रुप लिया जाता है या फिर फॉस्फोरस लिया जाता है। तो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फोरस का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोरस का ऐड होना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहां से बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बन जाता है। और एटीपी का प्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पे बताया, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो इस तरीके से इस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एडीपी से एटीपी बनता चला जाता है। और ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये कहीं ना कहीं NADH2 अगर है तो एक NADH2 अगर
सिंपली किसी पाथवे को फॉलो करता हुआ आ रहा है तो वो एक NADH2 3 एटीपी प्रोवाइड करता है। तो हर एक मॉलिक्यूल यहाँ से 3 एटीपी प्रोवाइड करता हुआ चला जाएगा और मैट्रिक्स में एटीपी का ये नंबर बढ़ता चला जाएगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया फिर पूरी सेल को ये एनर्जी सप्लाई करता हुआ चला जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोजन पंप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से पास हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं इसे एक्वापोरिन जैसा कुछ पार्ट यहाँ पे लगा। जो सेल मेम्ब्रेन में भी आपको मैंने बताया था कि एक्वापोरिन यहाँ पे लगा होता है जो पानी को जाने के लिए थोड़ी सी परमेबिलिटी देता है। इसे प्रोटीन यहाँ पे कुछ लगी हुई है जो यहाँ से चीजों को अंदर बाहर होने के लिए ये देती है, जगह देती है। उसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या याद रखना बातें, अच्छा इधर मैं आपको बताता हूँ कि एक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन जब चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है तभी ये लिंक रिएक्शन चलती है, ये क्रेब्स साइकिल चलता है और फिर ETS चलता है और ये फाइनली एटीपी बनता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसा केस कहां पे बनता है, ऐसा केस एक तो आप पढ़ोगे, आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा 10th क्लास में, एक तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इस सेल में एल्कोहल बन जाता है, पायरुविक एसिड से क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। और एक क्या बनता है, अगर अपनी मसल सेल में ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज अपनी मसल सेल में लैक्टिक एसिड बनता है, जिस केस में, अच्छा इस केस में दोनों केस में एनर्जी तो यहाँ पे ही बनती है, एटीपी तो यहाँ पे ही बनता है लेकिन ज्यादा नहीं बनता, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन में एनर्जी निकालने की कोशिश की जाती है तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। सिंगल स्टेप में अगर एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे तो कम एनर्जी निकलेगी, लेकिन अगर इस प्रॉपर एक प्रोसेस से इसे निकालेंगे तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और ये है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाएगा। अपन जो रेस्पिरेशन करते हैं, अपन जो ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन एक अलग फिनोमिना है, ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये फिनोमिना अलग है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन एक छोटे मॉलिक्यूल को ग्लूकोज जैसे मोनोमर को ब्लास्ट करने के लिए, जलाने के लिए, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन होगा तभी ये ग्लूकोज सारी की सारी एनर्जी देगा। उसके बाद में H2 का प्रोडक्शन होता है। H2 का प्रोडक्शन कैसे होता है भाई, देखो ये जो यहाँ पे है ये H+ आयन है और यहाँ पे ऑक्सीजन होता ही है, तो ये ऑक्सीजन इस H+ से ऐसे ऐड होके नहीं, और यहाँ से ये है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फाइनली जब इलेक्ट्रॉन सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करा देता है तो ये क्या बन जाता है, ये इस H+ को न्यूट्रलाइज करता है और कहीं ना कहीं H2 और H मिलके H2 बना देते हैं, सॉरी H और O2 मिलके H2 बनाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिक वाटर बनाए, एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चले जिसे अपन मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं, ये प्रोसेस होगी। और क्या होता है मैट्रिक्स में, एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कैसे भाई, इसमें खुद का राइबोसोम है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है, राइबोसोम। तो यहाँ पे खुद का प्रोटीन भी बनता है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपना इंडिविजुअल प्रोटीन बनाता है, खुद का प्रोटीन बनाता है। और क्या यहाँ पे बात लिखी गई है, फेट ऑक्सीडेशन करता है। अगर फेट खाया तो फेट का ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिजन करता है, फिशन करता है। जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, एक माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, ये यहाँ पे अपना सिंगल ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है और ये ऐसे दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर बढ़ता है सेल में, वो कैसे बढ़ता है, बाइनरी फिजन से। जैसे एक नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना देता है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी दो बैक्टीरिया बना देता है। इसलिए इससे प्रोकैरियोटिक सेल से बहुत सिमिलरिटी दिखती है। देखो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल जैसा, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल जैसा, इसके अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन लेस है। इसके आधार पे ये बोला गया, इसके बेस पे ये बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है। ऐसा ही एक सेल ऑर्गेनेल और है जिसे अपन प्लास्टिड बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो ये नॉर्मली फ्यूजन करके इसे ये नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाया जाता है। दूसरा, इसका एक नाम बोला गया है इसका, और जो प्लास्टिड है जिसे अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उसको भी ऐसे बोला गया है कि वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। देखो सेमी यानी आधा होता है, सेमी यानी क्या होता है, हाफ, सेमी यानी हाफ होता है। अच्छा हाफ से अगर आगे चले तो बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस यानी होता है खुद ही काम करने वाला। अच्छा खुद ही काम क्यों करता है भाई, खुद ही काम ऐसे करेगा, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, खुद का आरएनए भी होगा यहाँ पे, तो आरएनए डीएनए प्रोटीन सब बन रहा है तो खुद ही काम कर लेता है, लेकिन आधा ही कर पाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि आप अपने घर में एक रूम में सेपरेटली खाना बनाने लग जाओ, पर आपके पास में बहुत सारा सामान तो घर वालों ने दे दिया कि हाँ आप इस रूम में रहो, खाना बनाओ, खाओ और पढ़ो लिखो,
लेकिन कुछ सामान आपको घर वालों से लेना पड़ेगा, बार बार मांगना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि आप ऑटोनोमस तो है, खुद खाना बना के तो खा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आप घर वालों से फिर भी ले रहे हैं। इसे बोलते हैं आप पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं है, आप सेमी ऑटोनोमस है, और इसे बोला गया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब जो सेल का जो मेन न्यूक्लियस होता है उसके डीएनए में और उसके डीएनए से बनने वाली प्रोटीन की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे अपन पूरी तरीके से ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल नहीं बोल सकते, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है, और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपके आंसर तुरंत दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।